हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं VBI गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भूगोल का है। जी हाँ दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न हैं। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर एंड यूट्यूब पर। तो आप लोग का फाइनली आ गया है भूगोल का VBI गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज लेकर आए हुए हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। संसाधन का अर्थ बहुत व्यापक है, जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वो सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। संसाधन में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन सभी आ जाते हैं। इसका कहना है कि आपकी आवश्यकता में जो भी पूर्ति होते हैं, यानी कि आवश्यकता में जरूरत में जो भी आपके सामान काम आ रहा है, वो सभी क्या है, एक संसाधन है। और संसाधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक यानी अल्लाह ईश्वर के द्वारा बनाया गया सामान, और मानवीय संसाधन यानी कि मानव के आदमी के द्वारा बनाया गया सामान। तो वो दोनों आ जाता है कि क्या लिखा गया है, संसाधन में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन सभी आ जाते हैं, यानी कि दोनों आ जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को लग रहा है कि फास्ट है वीडियो, तो आप लोग स्लो कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। बिहार में जल विद्युत के विकास पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। बिहार में जल विद्युत उत्पादन का प्रयास 1982 से आरंभ हुआ। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, बिहार में जल विद्युत उत्पादन का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो 1982 से आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा ये भी। इसके लिए बिहार राज्य का जल विद्युत निगम BHPC का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? BHPC का गठन हुआ। इसके द्वारा 2055 मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य, यानी कि एक लक्ष्य था कि 2055 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। देखिए, रोहतास जिले के डेहरी स्थित पश्चिम सोन परियोजना तथा औरंगाबाद जिलों में वरुण में पूर्वी सोन नदी परियोजना के लिए लिंक नहर से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वरुण में पूर्वी सोन नदी परियोजना के लिए लिंक नहर से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले वाल्मीकि नगर तथा कटैया परियोजना से अभी विद्युत उत्पादन हो रहा है। इनके अलावा भी अनेक परियोजना प्रस्तावित है। यानी कि आपको उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है कि रोहतास और पश्चिमी सोन परियोजना और तथा औरंगाबाद जिला जो है उसमें काम चल रहा है विद्युत का। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य है 2055 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है, तो उसको पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, समुच्चय रेखा से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, समुच्चय रेखा से क्या समझते हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों की दर्शाने के लिए छोटे बड़े घेरा बनाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है, उन्हें समुच्चय रेखा कहते हैं। इसका साधारण भाषा में यह कहना है कि समुद्र की सतह से विभिन्न यानी कि अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए छोटे बड़े घेरा बनाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो समुच्चय रेखा कहते हैं। रेखाएं खींचने से पहले सर्वेक्षण कर लेता है, यानी कि जांच लिया जाता है, लेना आवश्यक होता है ताकि ऊंचाई सही स्पष्ट हो सके। रेखाओं से सटे ऊंचाई का मान अंकित कर दिया जाए। रेखाओं से सटे ऊंचाई का मान क्या कर दिया गया? अंकित कर दिया जाता है, यानी कि कुछ अंकित कर दिया जाता है कि यहाँ से खींचा जाएगा। यह मानचित्र में इसे अंकों से ना दर्शाकर बादामी रंग से दर्शाते हैं। रंगों को गाढ़ा और हल्का कर ढाल और समतल भूमि को दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। जी हाँ,
देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। बिहार में नहरों के विकास की समस्या ऐसी है जिनको चाहकर भी दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहरों के विकास की समस्या है। केवल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी जिले ही ऐसे हैं जहां की जमीन समतल और मुलायम है। क्या है? केवल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी जिले ही ऐसे हैं जहां की जमीन क्या है? समतल और मुलायम है। शेष सभी जमीन ऊबड़ खाबड़ और असमतल है तथा पथरीली है, जहां नहर नहीं खोदी जा सकती। जहां पे ऊबड़ खाबड़ रहता है और असमतल तथा पथरीली जमीन रहता है, वहां क्या नहीं खोदी जा सकती है? नहर नहीं खोदी जा सकती है। जहां नहरें खोदी गई है, यानी कि अगर पथरीली ऊबड़ खाबड़ में खोदा भी गया है तो वहाँ का स्थिति यह है कि वहाँ की समस्या यह है कि नहर से जल रीस कर दोनों ओर जमीन की जलमग्न होकर बेकार हो जाती है। यानी कि जब नहरों खोदी जाती है तो जलमग्न होकर बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई फायदा नहीं है खोदने से। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर भी, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क लेना है तो आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। संभावित प्रश्न है एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? अगर आप यूपी झारखंड अगर अन्य बोर्ड के भी हैं तो आप इन प्रश्नों को देखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1955 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है 1955 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। आपको पता भी होगा 1955 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध जारी था। क्या था? युद्ध जारी था। ठीक उसी समय अमेरिका ने भारत को गेहूं भेजने से इनकार कर दिया, जिसे नेहरू जी के जमाने से ही देता आ रहा था। क्या किया? तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध जारी था। किससे जारी था? तो पाकिस्तान से जारी था। ठीक उसी समय क्या किया? अमेरिका ने भारत के गेहूं भेजने से इनकार कर दिया, जिसे नेहरू जी के जमाने से देते आ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे क्या कर लिया? चुनौती के रूप में ले लिया। और उन्होंने क्या किया? तो साधारण भाषा में समझे तो किसान का साथ दिए, और किसान का साथ देने के बावजूद बहुत ज़्यादा फसल हुआ, गेहूं उपज गई। तो इसे ही क्या कह दिया गया? शास्त्री जी के ही इसी क्रांति कदम को हरित क्रांति के संज्ञा माने नाम दे दिया गया। अगर पढ़ के समझा देखिए, पढ़ देते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया। उन्होंने जवानों के साथ किसानों की जय का भी नारा दिया। किसानों के बीज, खाद और उर्वरकों का उपयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप गेहूं की उपज में आशातीत वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा उपजा। शास्त्री जी के इसी क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दे दी गई, यानी कि हरित क्रांति की संज्ञा यानी कि नाम दे दिया गया। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी ऐसे भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बोलिएगा 1955 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर आप लोग देखें अच्छे से तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता की लिखिए। तो आप तीन भी पॉइंट लिख देंगे तो आप लोग को 2 से 3 अंक तक आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए हम 3 तक लिख कर बताए हैं। तो देखिए भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता या 3 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। आप पहले ये जरूर लिखिएगा, उसके बाद पॉइंट लिखिएगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन, आर्थिक यानी कि पैसा वैसा सब कुछ वहीं से आता है, कृषि से ही आता है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है। भारत में जो लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। क्या होता है? भारत की विशाल जनसंख्या जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों पॉइंट नंबर 3 को, कृषि जन्य अनेक कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त है, वो है जैसे कपास, गन्ना, जूट, रेशम के कीड़े,
कीड़े कृषि से ही प्राप्त होते हैं, अब तो अनेक फलों के प्रसंस्करण भी होने लगे हैं। जी हाँ, आप लोग पढ़िएगा, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का जो उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए, एक खास तरह की बैटरी में लौटती सूर्य किरणों का एकत्र, यानी कि एक जगह कर दिया जाता है ऊर्जा, और उसे क्या कर दिया जाता है, तो ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। बहुत देखिए सिंपल है, इजी है। एक खास तरह की बैटरी है, देखिए एक बैटरी है, लौटती सूर्य किरणों का एकत्र, यानी कि एक जगह कर लिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, तो ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का यह एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार था। तो हम आपको आंसर भी बता दिए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप अच्छे से अच्छे स्कोर चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। जल संकट क्या है? आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति नहीं होना जल संकट कहलाता है। अब अगर आपको कुछ चीज़ का जरूरत है, जो चीज़ का जरूरत है अगर नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे? संकट है, दिक्कत है, कठिनाई है, कुछ भी बोल सकते हैं, समझे? तो ऐसे भी आ सकता है, कठिनाई है, जल की कठिनाई क्या है, कुछ भी आ सकता है। आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति नहीं होना जल संकट कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। आप लोग जानते हैं कि महासागर में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा, यानी कि जल बहुत है, लेकिन क्या हो जाता है, तो अभी जल घट जाता है, यानी कि कमी हो जाता है, संकट हो जाता है। यह नवीकरणीय भी है, फिर भी उपयोग योग्य जल की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल की कमी का दंश झेलना पड़ता है। मुंबई महासागर में भी स्थिति वैसे ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अववर्षण के कारण जल संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। ताल तलैया सूख जाते हैं, भूमि जल स्तर नीचे भाग जाता है, जिससे हैंडपंप काम नहीं कर पाते। कम गहरे कुएं सूख जाते हैं। इस स्थिति को जल संकट कहते हैं। जी हाँ, तो उदाहरण देके बताया गया है कि मुंबई दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही जल संकट है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने देख करके 2-3 दफ़ा पढ़िएगा तो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाया गया इन सभी प्रश्नों का उत्तर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों का गेस क्वेश्चन दे दिया गया है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बहुत जल्द मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है? बहुत सारे उपयोग है, आप अपने खुद लिख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए अच्छे से लिख पाएंगे। जल संसाधन के अनेक उपयोग है। जल संसाधन के अनेक उपयोग है, जैसे पीने के लिए, शौच के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की साफ सफाई के लिए, खेती की सिंचाई के साथ साथ औद्योगिक उपकरणों में भी जल संसाधन के उपयोग है। जी हाँ, जल संसाधन के क्या है, तो बहुत सारा उपयोग है। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता है। भोजन पक सकता है नहीं ना, अगर जल नहीं हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि संपन्न हो जाए। भोजन के बिना आदमी हफ्तों जीवित रह रहता है, लेकिन जल के बिना 1-2 दिन भी जीवित रहना कठिन है। यानी कि बताया गया है कि आप भोजन के बिना हफ्तों जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1-2 दिन पानी नहीं दिया जाए, यानी कि जल नहीं दिया जाए, तो आप जीवित नहीं रह सकते, कठिन है। जबकि भारत की जनसंख्या त्वरित गति से बढ़ी है और बढ़ रही है। आपको पता ही है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है।
हम आपको चाहते हैं कि बहुत कम समय में आपका बहुत कम समय लेकर हम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बता दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका समय जो है बहुत ही कीमती है आपके लिए। हम भी समझते हैं कि आपके लिए बहुत ही कीमती समय है, इसीलिए आप ये कीमती समय निकाल कर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? खनिज के संरक्षण यानी कि बचाव और प्रबंधन से क्या समझते हैं, बताइए। तो खनिज क्षयशील तथा अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है। खनिज क्षयशील तथा अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, यानी कि इसकी मात्रा क्या है, एक सीमित लेवल है, इस लेवल से ज़्यादा नहीं कर सकते आप उपयोग। ये यदि एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। खनिज जो है अगर आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो पुण्य यानी कि दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि लाभ के लालच में मनुष्य इनका अतिशय दोहन करने लगे तो पुण्य इन्हें प्राप्त करने के लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है और वह देश खनिज संसाधनों में धनी है तो उनका निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था संतुलित रखता है। अतः इनके महत्व को समझते हुए इनका संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनिज जो है बहुत ऐसे आदमी हैं कि बहुत लालच में आकर खनिज को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन खनिज क्या है, एक लिमिट तक आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, एक लिमिट से उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसी क्वेश्चन में यही सब बताया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है? उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। जलोढ़ मृदा जो है यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। तो आप लोग देखिए, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताए तो बता दिए हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है, तो बता दिए। और देखिए नेक्स्ट है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें प्रमुखता से उगाई या लगाई या उपजाई जा सकती है। जी हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे, लेकिन अब जिसको पता नहीं है वो वीडियो को जरूर देखें। देखिए टेहरी बांध बनाने से हजारों वृक्ष काटे गए थे। टेहरी बांध जो बना था उसमें बनाने से हजारों वृक्ष काटे गए थे। इन्हें काटने के पहले से ही गुनाजी में चिपको आंदोलन चलाया गया, यानी कि चिपको आंदोलन जो था बहुत पहले चलाया गया था। इस आंदोलन में होता यह था कि ठेकेदार पेड़ काटने जाते थे। ठेकेदार जो होते हैं पेड़ काटने जाते थे, आंदोलनकारी पेड़ के चारों ओर चिपक जाते और पेड़ को काटने नहीं देते। इसका चिपको आंदोलन का यही उद्देश्य था कि ठेकेदार होता है पेड़ काटने जाता था, लेकिन आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे वो पेड़ के चारों ओर चिपक जाते और पेड़ काटने नहीं देते। लेकिन यह आंदोलन क्या हुआ, तो सफल नहीं हो सका, यानी कि असफल रहा। सरकार की जिद और टेहरी बांध बनाने की आवश्यकता दोनों के कारण आंदोलन विफल हो गया। टेहरी बांध भी बना और पेड़ भी काटे गए। अपने गांव के हजार घर बांध से रुके जल में विलीन हो गए, यानी कि खत्म हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों को उल्लेख कीजिए। वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख
कारक निम्नलिखित है। देखिए, वन्य जीव यानी कि जीव जो अभी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारा जीव, पहले बहुत जीव मिलते थे, अब नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या क्या है? तो शिकार का शौक का पूरा होना, शिकारी आप शिकार करने लगे हैं। वन्य जीव के खाल, हड्डी तथा दांतों, आप देखते होंगे कि खाल हो जाता है, हड्डी भी, और दांत विदेशी में भारी मांग होने लगा है। विदेशी जो है बहुत ज़्यादा मांगने लगा है, खाल, हड्डी तथा दांतों की विदेशी भारी मांग। इसी कारण वन्य जीव का ह्रास होने लगा है, यानी कि ख़त्म होने लगा है, विलुप्त होने लगा है। देखिए पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग आज भी वन्य जीव के जैसे हिरन, खरगोश और कुछ पक्षियों के मांस शौक से खाते होंगे। आप लोग गांव में भी देखे होंगे कि या शहर में भी देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी क्या होते हैं तो शौक से खाते हैं हिरन का गोश्त, खरगोश का मांस, और कुछ पक्षियों ऐसे हैं कि मांस शौक से खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। देखिए पॉइंट नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्त, देखिए आपका पॉइंट नंबर कुछ इस प्रकार है। वन्य जीव के बेतहाशा कटाई से वन्य जीव की प्राकृतिक तथा आवास की कमी होती जा रही है, इसी विलुप्त होने की दशा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बताए हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा का विकास विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मुहाने पर डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि इन सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो काफ़ी क्या होता है, उपजाऊ होती है। अनुसार डेल्टाओं पर धान, जूट, पाट, कुछ गेहूँ, मक्का, दलहन आदि उपजाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 14 क्वेश्चन दिए हुए थे भूगोल का, अगर आप उन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो भूगोल में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का ऑल गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे चुके हैं। अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन दिए हुए थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपको वीडियो का उत्तर डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।